नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूडीसी जंक्शन के इस चैनल में। संविधान की सीरीज चल रही थी जिसमें कि आज ये लेक्चर 5 है। इसके पहले हम 4 वीडियो देख चुके हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में प्रावधान दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाग 2 इसमें दिया गया है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। पहले हम देख लेते हैं नागरिकता क्या है। तो नागरिकता को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। नागरिकता शब्द तो यूज किया गया है लेकिन कहीं भी उसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो हम ऐसे सरल शब्दों में क्या समझ सकते हैं कि नागरिकता क्या हो सकती है। तो क्या होती है, लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक तथा सिविल अधिकार प्रदान करते हैं। दूसरी बात क्या है, नागरिकता व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करते हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जो विशेषाधिकार नागरिकों को प्राप्त है भारत के, वो किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है। अब विदेशियों की भी 2 श्रेणियां होती हैं, ठीक है। विदेशियों की भी 2 श्रेणियां होती है, एक तो विदेशी मित्र और एक विदेशी शत्रु, ठीक है। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं और उन्हें कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन विदेशी शत्रु वे होते हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो तथा उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हें सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते, जैसे गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध वो सुरक्षित नहीं होते। आर्टिकल 22 में ये दिया गया है, नजरबंदी जो निवारक निरोध अधिनियम है उसमें जो व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं उनकी बात की गई है। तो ये जब मैं आर्टिकल 22 पढ़ाऊंगी तो उसमें अच्छे से समझाऊंगी। अब आपको ये पता होगा कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, वो विदेशी व्यक्ति को या किसी बाहरी व्यक्ति को जो भारत के बाहर का है उसको प्राप्त नहीं है। कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं वो देखते हैं। तो पहला है अनुच्छेद 15, ठीक है। अनुच्छेद 15 जो है ये किससे संबंधित है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो इसमें 5 क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसके आधार पर राज्य जो है किसी से विभेद नहीं कर सकती है, जो है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समता, ठीक है। नौकरियों में जो मतलब अवसर होती है उसमें समानता की बात की गई है अनुच्छेद 16 में। और 19 इसमें है वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता। और 4th है अनुच्छेद 29 और 30 जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है। जब मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे तो इन सबको बहुत ही अच्छे से जानेंगे। अभी बस इतना समझ लेते हैं कि कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 यही 5 अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पद हैं जो केवल भारतीय नागरिक ही धारण कर सकते हैं। कौन से पद हैं वो, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद, या उच्चतम व उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का पद हो गया, महान्यायवादी, ठीक है, जो जो जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत का प्रथम लॉ ऑफिसर होता है, तो उसका पद वो भारत का नागरिक को धारण कर सकता है। राज्यपाल का पद, महाधिवक्ता, जैसे पूरे राज्य के लिए महान्यायवादी होते हैं वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता होते हैं जो जो स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, आज की वीडियो में नहीं, आगे जब लेक्चर आएगी तो उसमें देखेंगे, ठीक है। आज बस इतना जान लीजिए कि इनके पद जो है वो केवल भारतीय ही धारण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नागरिकता के संवैधानिक उपबंध जो कि संविधान में दिए हुए हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 देख लेते हैं, ये क्या है। ये है संविधान की प्रारंभ पर नागरिकता। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो ये देखा गया कि उस समय कौन से लोग भारत के नागरिक कहलाएं, ठीक है। तो इसमें दिया है निम्नलिखित व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए। इसके लिए 2 शर्तें बताई गई, ठीक है। पहला यह था कि वह व्यक्ति भारत के राज्य के भीतर भारत का अधिवास रखता हो, ठीक है, वो भारत में अधिवास रखता हो। अधिवास का क्या मतलब है वो आगे अभी हम केस के थ्रू जानेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, ठीक है। इस आपको 2 शर्तें पूरी करनी है। पहला तो ये पूरी करनी है, इसमें लिखा है और उसके बाद जो ये तीनों हैं इसमें से कोई एक शर्त पूरी करनी है। तो क्या है देखते हैं। पहला है वह भारत में जन्मा हो, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या दूसरी बात है उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, ठीक है। तीसरा क्या है, जिसका संविधान के लागू होने के ठीक पहले 5 वर्ष से साधारणतया भारत में निवास रहा हो, ठीक है। तो ये व्यक्ति हैं जो जब संविधान प्रारंभ हुआ उस समय भारत के नागरिक कहलाए, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसका जन्म भारत में हुआ हो। ये जब संविधान लागू हुआ उसके ठीक पहले 5 वर्ष से जो है कि वो भारत में निवास कर रहे हों। और
ये तो हो गई एक बात, और दूसरी बात ये हो गई कि भारत का अधिवास रखता हूँ। तो ये 2 शर्तें पूरी करनी पड़ी थी कि जो भारत के प्रारंभ पर जिसको नागरिकता मिली थी। ठीक है, अब अधिवास का अर्थ क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है, तो अधिवास जो होता है एक तो मूल अधिवास, जैसे कि अनुच्छेद 5 में बताया गया कि जो है जो जिसका जन्म हो गया भारत में वो तो उसका मूल अधिवासी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ अर्जित अधिवास भी हैं। अब अर्जित अधिवास क्या है, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है वो भारत में मिला, जैसे सिक्किम, 36वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो सिक्किम को जो है भारत में मिला लिया गया था। तो वहाँ के जो निवासी थे वो क्या बन गए, वो भारत के नागरिक बन गए। ठीक है, तो ये हो गया अर्जित अधिवास। अर्जित अधिवास आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई पंजीकरण से अगर कोई करवा के अपना वो भी अर्जित कर ले रहा है। ठीक है, तो ये बात भी है, आगे भी देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है नागरिकता अर्जित करने के लिए। ठीक है, अधिवास से संबंधित 2 केसेस है, चलिए उसको देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण, ये 1954 का केस है। इसमें क्या बताया गया कि वह स्थान किसी का अधिवास कहलाता है जहां वह व्यक्ति वर्तमान में रह रहा है और भविष्य में उसे छोड़ने का इरादा नहीं है। ठीक है, तो वो कहलाता है अधिवास। दूसरी एक केस आई, प्रदीप जैन वर्सेस भारत संघ 1984। इसका फैक्ट क्या था कि जो प्रदीप जैन है उनको एक एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो वहाँ पे उनको निवास के आधार पर एडमिशन देने से मना कर दिया गया। हालांकि निवास के आधार पर रिजर्वेशन है, लेकिन जो है कि वहाँ पे एडमिशन देने से मना कर दिया गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अधिवास से तात्पर्य भारत का अधिवास है, किसी राज्य का नहीं। राज्य बदलने से अधिवास नहीं बदलता। ठीक है, तो अधिवास का तात्पर्य हो गया भारत का अधिवास, किसी राज्य का नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 6 ये क्या है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उनकी नागरिकता के प्रावधान अनुच्छेद 6 में किया गया है। इसमें क्या बोला गया है, पाकिस्तान से भारत आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। कब, इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं। ठीक है, पहला है यदि वह अथवा उसके माता या पिता, या तो वो स्वयं या तो उसके माता या पिता में से कोई भी, ठीक है, दोनों में से कोई, या उसके पितामह या पितामही मतलब उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर में से कोई, ठीक है, दादा या दादी में से भी कोई, या मातामह या मातामही में से कोई, यानी नाना या नानी में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, तो वो होगा भारत का नागरिक अगर वो पाकिस्तान से भारत आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या की गई इसमें, वो तो एक था प्लस उसमें एक तो वो होना चाहिए, दूसरी बात इसमें क्या है वो दिया गया है। ठीक है, तो बी जो पॉइंट है उसमें 2 चीजें हैं। पहला है यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो और तब से भारतीय राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो। ठीक है, ये बात आ गई। दूसरी बात क्या है, यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया हो और 6 माह से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा हो और सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया हो, तब वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, इसमें देखिए 2 शर्तें हैं। एक तो पहले ये बता दिया गया कि या तो वो व्यक्ति स्वयं भारत में जन्मा हो, या उसके माता पिता में से कोई, या उसके दादा दादी में से कोई, या उसके नाना नानी में से कोई भी भारत में जन्मा हो, और प्लस उसमें 2 बातें, इसमें से कोई एक करना है। अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया, ठीक है, तो वो स्वतः भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आ रहा हो, ठीक है, और 6 महीने से अधिक समय में वो भारत में निवास कर रहा हो, तो सरकार ने उस समय जो है नियुक्त किया था अधिकारियों को जो पंजीकृत करते थे भारत के नागरिक के रूप में। तो अगर वहां पर जो भारत सरकार द्वारा सक्षम अधिकारी जो थे उनसे भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया हो, तब वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 7 क्या है, इसमें क्या है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए और फिर वापस आ रहे थे उनकी बात की गई इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन किया तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अगर 1 मार्च 1947 के बाद कोई भी भारत से पाकिस्तान गया तो उसको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइजो है, इसमें क्या है, यह उस व्यक्ति के बारे में लागू नहीं होगा जो लाइसेंस के साथ भारत लौट आए। ठीक है, मतलब अपना पंजीकरण करवाया उन्होंने और भारत लौट आए, उनके बारे में यह माना जाएगा कि वह अनुच्छेद 6 के खंड बी में 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया है। ठीक है, मैंने अनुच्छेद 6 में भी बताया, एक तो ये था कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गया वो तो स्वयं नागरिक हो गया, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत आया उसको जो है कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसका अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा था, तो यही बात यहाँ भी है।
अनुच्छेद 8 इसमें क्या है, भारत में जन्मे किंतु विदेश में रहने वालों की नागरिकता। जिनका जन्म तो भारत में हुआ है लेकिन वो मामूली तौर से विदेश में रह रहे हो, ऐसा नहीं कि परमानेंट वहां सेटल हो गए हो, ऐसे लोगों के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई व्यक्ति जिनके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही से में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। तो वही बात की गई जो सेक्शन 6 में थी। ठीक है, और क्या बोला गया इसमें, और जो भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो, परमानेंट नहीं, बस मामूली तौर पर वहां पे निवास कर रहा है अपने कारोबार की वजह से या फिर किसी भी रीजन से, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि भारत सरकार द्वारा विहित उस देश में भारत के राजनीतिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि से आवेदन करके भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया हो। यहाँ होगा राजनयिक। ठीक है, तो दूसरे देश में भी भारत के राजनयिक जो होते हैं वो जाते हैं और अपने देश में भी, भारत में भी दूसरे देशों के राजनयिक यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यही बोला गया कि जो उस देश में वहाँ का जो राजनयिक होगा उससे आवेदन करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रीकृत करवाना पड़ेगा, तब वो जो है भारत का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 9 क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता विदेश की नागरिकता धारण कर लेता है तो वो स्वतः ही भारत की नागरिकता से वंचित हो जाएगा। इसमें क्या है, अनुच्छेद 5, 6 और 8 के अधीन आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा यदि वह विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है। अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ये क्या है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है यह समझा जाता है और इस विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई गई विधि, संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो संसद कोई विधि बनाकर उसको छीन नहीं सकती है। ठीक है, संसद कोई भी विधि बनाएगी लेकिन वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, उसके उपबंधों के अधीन उसके संबंध में संसद नियम और विनियम बना सकती है लेकिन वो भारत की नागरिकता से किसी को वंचित नहीं कर सकती बेवजह। ठीक है, कुछ कारण है जिसमें वंचित कर सकती है, वो अभी आगे देखेंगे। अनुच्छेद 11 ये क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इसमें क्या है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का पूर्ण अधिकार संसद के पास है, इसमें राज्य विधानमंडल के पास कोई अधिकार नहीं है। अगर नागरिकता संबंधी कोई भी प्रावधान करना है तो वो संसद करेगी। और जो है अनुच्छेद 11 में दिया गया है कि संसद विधि बना सकती है, तो संसद ने विधि बनाया भी है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद द्वारा बनाया गया क्या अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके दिए गए हैं। पहला क्या है, जन्म से नागरिकता। तो इसमें वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका भी जन्म होता है वो भारत का नागरिक स्वतः हो जाता है। ठीक है, तो वह भारत का नागरिक होगा। अपवाद क्या है इसमें, विदेशी राजनयिकों के भारत में उत्पन्न बच्चे। ठीक है, राजनयिक क्या होते हैं, जिसको डिप्लोमेट कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे भारत के राजनयिक दूसरे देशों में जाते हैं तो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पे, इस तरीके से विदेश के भी जो राजनयिक हैं वो भी भारत में आते हैं उस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो अगर उनके बच्चे भारत में उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, वो जहाँ के वो राजनयिक है वहीं के नागरिक होंगे वो। दूसरा क्या है, शत्रुओं के भारत के किसी भाग में उत्पन्न बच्चे। कोई शत्रु देश कौन होता है, जिसके साथ युद्ध हो रहा है, जिसके साथ हमारे सकारात्मक संबंध नहीं है, तो अगर उनके बच्चे भारत में उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको भी भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। दूसरा क्या है, वंशाक्रम से नागरिकता। इसमें क्या है, 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत का नागरिक था। ठीक है, जैसे बताया मैंने कि जो मामूली तौर से विदेश में निवास कर रहे हैं लेकिन उनकी नागरिकता जो है भारत में है, तो अगर वो भारत के बाहर निवासी हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, उनके बच्चे जो होंगे वो भारत के ही नागरिक होंगे अगर जो उनके माता पिता में से कोई जो है भारत का नागरिक था उनके जन्म के समय। तीसरा क्या है, पंजीकरण द्वारा, मतलब रजिस्ट्रेशन के थ्रू कौन हो सकता है। कोई व्यक्ति निम्न शर्तें पूरी करके पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहला, इसमें भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति के आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। भारतीय मूल का व्यक्ति मतलब वही कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 में उसके माता पिता में से कोई भी भारत में रहा हो तो उसको भारत का मूल व्यक्ति समझा जाएगा, मूल का व्यक्ति समझा जाएगा। या फिर कोई ऐसे नॉर्मली जो है कि विदेश में चला गया जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था, ठीक है, तो उसको भारतीय मूल का व्यक्ति समझा जाएगा। तो वो क्या है कि अगर वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उसको आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष जो है भारत में रहना होगा।
तभी वो जो पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दूसरा क्या है, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो। ठीक है, अगर कोई भारतीय नागरिक से विवाह कर लेता है, कोई भी भारतीय नागरिक से विवाह कर लेता है और पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह रहा हो, तो उसके लिए भी यही है कि उसको 7 वर्ष भारत में रहना होगा, उसके बाद आवेदन करना होगा, तब वो भारत का नागरिक हो जाएगा। चौथा क्या है, देशीकरण द्वारा या प्राकृतिक रूप से। ठीक है, इसमें क्या है, केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर, अगर कोई केंद्र सरकार से आवेदन करता है व्यक्ति जो अवैध प्रवासी न हो, ठीक है, प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करती है यदि वह निम्न योग्यताएं रखता है। क्या है, पहला, वह ऐसे देश से संबंधित नहीं है जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। ठीक है, अगर वो ऐसे देश का व्यक्ति है जहां पर भारत के नागरिक जो है वहां के नागरिक बन सकते हैं, तो उसी देश के नागरिक को यहाँ का नागरिक बनाया जाएगा। दूसरा क्या है, यदि वह अन्य देश का नागरिक हो तथा भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता त्याग देगा। जब भारत सरकार उसकी नागरिकता को स्वीकार करता है तब वो उस देश की नागरिकता को त्याग देगा, तभी वो भारत का नागरिक होगा। तीसरा है, यदि भारत सरकार की सेवा में हो, अगर वो भारत सरकार की सेवा में है और नागरिकता संबंधी आवेदन अगर देना चाहता है तो उसे कम से कम 12 माह पूर्व भारत में रह रहा होना चाहिए वो। ठीक है, मतलब 1 साल पहले से वो भारत में रहना चाहिए अगर वो भारत सरकार की सेवा में है। उसके बाद क्या, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का ज्ञाता हो। ज्ञाता मतलब सारे भाषाओं का नहीं, 22 भाषा है वहाँ पे, तो उसमें से अगर किसी एक भाषा को भी वो जानता हो तो वो आवेदन कर सकता है और वह भारत में रहने का इच्छुक हो। पांचवा क्या है, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, मतलब कोई क्षेत्र अगर मिला लिया जाता है भारत में तो वहाँ के जो नागरिक होंगे वो भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। इसमें क्या है, यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत में मिल जाता है तो भारत सरकार यह निर्धारित करेगी कि उस राज्य क्षेत्र के कौन से व्यक्ति भारतीय नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया था, 1962 जारी किया था, और यह आदेश जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया था। इसी के तहत नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया गया था और वहाँ के जो व्यक्ति थे वो भारत के नागरिक बन गए थे। अब हम ये देखेंगे कि तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसमें नागरिकता की समाप्ति के क्या तरीके हैं। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता होने के 3 कारण बताए हैं, मतलब प्राप्त नागरिकता होने के नहीं, नागरिकता त्यागने के 3 कारण बताए गए हैं। एक है त्याग, दूसरी बर्खास्तगी और तीसरा है वंचित किया जाना। पहला देखते हैं, स्वैच्छिक त्याग, रिनंसिएशन। ठीक है, ये क्या है, एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता। ठीक है, अगर वो ऐसी घोषणा करता है कि उसे भारत का नागरिक नहीं रहना है तो वो नहीं रहता। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। ठीक है, और जो व्यक्ति भारत का परित्याग करता है उसका नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहता है। ठीक है, उसका बच्चा भी भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसका बच्चा ये चाहता है कि उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो, ठीक है, तो 18 वर्ष जब उसकी उम्र हो जाएगी तो वह प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिक बन सकता है। दूसरा क्या है, बर्खास्तगी के द्वारा, टर्मिनेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक अगर जो है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता वो ग्रहण कर लेती है तो भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। तीसरा क्या है, वंचित करने द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त कब किया जा सकता है ये बताया गया है, यदि नागरिकता उसने फर्जी तरीके से प्राप्त की हो। दूसरा, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो। तीसरा क्या है, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ संबंध स्थापित किया हो और उसको राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। ठीक है, अब देखते हैं नागरिकता अधिनियम जो है 1955, उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है, तो उसमें अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। 2019 में सबसे आखिरी संशोधन हुआ था। अब 2019 का संशोधन क्यों हुआ था ये देखते हैं। नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया था और इसके जरिए क्या किया गया था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम, मतलब जो मुस्लिम व्यक्ति नहीं थे, उन मुस्लिम को छोड़ करके जो प्रवासी थे भारत में, उनको भारतीय नागरिकता जो है पाने का रास्ता आसान कर दिया गया था। इस कानून की खास बातें क्या थी, यह कानून 31 दिसंबर 2014 तक भारत आने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इसमें मुस्लिम समुदाय नहीं है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत आ गए थे यहाँ के व्यक्ति, वो जो है भारत के, उनको नागरिक बना दिया गया। दूसरा क्या था, यह कानून धर्म को भारतीय कानून के तहत नागरिकता पाने के मानदंड को तौर पर पहली बार खुले तौर पर इस्तेमाल करता है। ठीक है, 5 तरीके बताया मैंने नागरिकता प्राप्त करने के, लेकिन धर्म को पहली बार यहाँ पर मान्यता दी गई धर्म के तौर पर नागरिकता बनाने का।
तीसरा क्या है, इस कानून के पारित होने के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें सभी धर्मों की बात की गई थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय की बात इसमें नहीं की गई थी। इसी वजह से इस संशोधन का विरोध भी हुआ था। अब हम एक आखिरी प्रोविजन देखते हैं, एकल नागरिकता। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यद्यपि भारत जो संविधान जो है संघीय है, मतलब यहाँ पे जो शक्तियां हैं वो किसी एक जो है किसी एक के पास नहीं है, ठीक है। शक्तियां जो है वो बटी हुई हैं, राज्य स्तर पर शक्तियां हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकारें हैं, लेकिन दोहरी राज पद्धति को अपनाया गया है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे उनका जन्म कहीं और निवास कहीं भी हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं उनको। एक आखिरी बात आपको याद रखनी है कि भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।